सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक चिकित्सक हूं, आयुर्वेद का चिकित्सक हूं। तकरीबन 28 साल हो गए हैं मुझे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए, और तकरीबन 8.5 साल हो गए हैं मुझे मोदी केयर के साथ में। 8.5 साल लंबा समय होता है। और मोदी केयर में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप्स, ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस है। जो भी व्यक्ति दिल लगा के मोदी केयर करता है उसको ये सब मिलता ही मिलता है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे र्यूमाटॉइड अर्थराइटिस के संबंध में। साथियों, जीवन में अगर कैंसर के बाद में दूसरी कोई सबसे ज्यादा घातक बीमारी या कष्ट देने वाली बीमारी या ज्यादा समय तक चलने वाली बीमारी, या जिसको हम कहें कि जिसने बहुत परेशान किया है लोगों को, उस बीमारी का नाम है र्यूमाटॉइड अर्थराइटिस। र्यूमाटॉइड अर्थराइटिस जोड़ों के संबंध में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बीमारी है, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली बीमारी है, और असाध्य रोगों में से एक रोग है र्यूमाटॉइड अर्थराइटिस, जिसको कि आयुर्वेद में हम आम वात के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पे, टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं आम बात की। मेरा कीबोर्ड चूंकि क्लीन करते हैं, मेरा कीबोर्ड चूंकि हिंदी का नहीं है भैया, इसलिए इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, आम बात। अब प्रश्न ये उठता है कि आम बात है क्या? क्या ये आम वही वाला आम है जिसको हम मैंगो के नाम से जानते हैं रेणुका जी? है ना, आपको लग रहा होगा आम बात यानी मैंगो। तो मैंगो वाला बात नहीं। आइए एक एक चीज को पहले गहराई से समझते हैं। आम का मतलब क्या होता है? जो खाना हम खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज समझिएगा ध्यान से। जो खाना हम खाते हैं वो खाना पूरा का पूरा पचता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 200 ग्राम खाना खाया, तो जरूरी नहीं है कि 200 का 200 ग्राम पूरा का पूरा खाना पच गया। हो सकता है 180 ग्राम खाना पच गया, लेकिन 20 ग्राम खाना नहीं पचा। और ये 20 ग्राम खाना जो नहीं पचा है, ये क्या करेगा? ये आंतों में सड़ेगा। जब ये आंतों में सड़ेगा तो सड़ने के बाद में ये क्या करेगा? सड़ने के बाद में गैस बनाएगा। और ये सड़ा हुआ भोजन, ये सड़ा हुआ अपक्व अन्न जब हमारी आंतों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के बाद में हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कफ का स्थान है, जहां पर कि साइनोवियल फ्लूइड होता है, वहां पर जब ये अधिष्ठापित कर दिया जाता है, यानी कि अगर हमारी वायु भी खराब हो जाए, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए इसको जो है चैट बॉक्स को बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि भैया डिस्टरबेंस बहुत होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो जो सड़ा हुआ अन्न है, जो अपक्व आहार है, जब ये अपक्व आहार, सड़ा हुआ अन्न प्रकोपित वायु के माध्यम से शरीर के जोड़ों में अधिष्ठापित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आम वात हो गया है। फिर से सुन लीजिए एक बार। हमने भोजन किया, सारा का सारा भोजन हमारा नहीं पचता है। जो भोजन हमारा नहीं पचता है वो हमारी आंतों में सड़ता है। सड़ने के बाद में हमारी आंतों द्वारा ये भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, सड़ा हुआ भोजन, सड़ा हुआ भोजन का रस मान के चलिए। और इसको जब वायु हमारी बिगड़ जाती है, हमारा वात दोष बिगड़ जाता है, तो ये अधिस हमारी बिगड़ी हुई वायु इस सड़े हुए अन्न को, जिसको हम आम बोलते हैं, इसको जब हमारे जोड़ों के बीच में अधिष्ठापित कर देता है, यानी कि वहां पर पहुंचा देता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति आम वात का पेशेंट हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड आम वात। इसे बोलते हैं आम वात। यानी कि इसको अगर आयुर्वेद की भाषा में बोला जाए
तो कोष्ठ से लेकर शाखा तक आम का अधिष्ठापन। अब मैं आयुर्वेद की भाषा में ही बात कर रहा हूं। कोष्ठ किसे बोलते हैं? कोष्ठ बोलते हैं आपकी आंतों को, आपके इंटेस्टाइन को। तो कोष्ठ से लेके शाखा तक, यानी कि जो सड़ा हुआ अन्न है उसका जो रस है, वो रस जब कोष्ठ से लेके जॉइंट्स तक पहुंच जाए तो इसको हम बोलेंगे आमवात की स्थिति आ गई है। क्योंकि हमारे सारे जोड़ जो है कफ के स्थान पे होते हैं, और क्योंकि वहां पर साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये आम जाकर हमारे जोड़ों में जाकर बैठ जाता है, हमारे जोड़ों में जाकर बैठ जाता है। और फिर वहां पर तरह तरह की स्थितियां परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं जो कि हमें बहुत कष्ट देती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए ये स्थिति और बिगड़ती चली जाए, आपने स्टार्टिंग में इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, शुरुआत में आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, आपको इंडाइजेशन भी हो रहा है, आपका पेट भी अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, आपके जॉइंट्स में पेन भी रहता है, आपको आलस्य भी रहता है, बॉडी में फीवर भी बना रहता है, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। जनरली महिलाएं नहीं कराती हैं, उनके लिए साड़ी और गाड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वैसे भी नहीं होता है। आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो क्या होगा? तो यही आम जो है आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा। वो चाहे आपका फिर हृदय हो, फिर वो चाहे आपकी किडनी हो, फिर चाहे वो आपकी आंखें हो, और फिर चाहे वो अन्य स्थान आपकी स्किन है वहां पर भी ये आम जाकर व्याप्त हो जाएगा। और फिर आपको शरीर में तमाम तरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी। जितनी भी समस्याएं आप जानते हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपके आमवात की वजह से ही लगभग लगभग होती रहती हैं। तो मैं बात करूंगा कॉजेस की, कि भाई ये आम बात होता क्यों है, कारण क्या है इस आम बात का। आइए बात करेंगे उस कारण की, कि कारण क्या है आम बात का, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि आम बात कहते किसे हैं? कॉजेस, कॉजेस ऑफ आम बात, आम बात। आइए इसकी बात करते हैं। कॉजेस ऑफ आम बात में क्या है? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी ऑफ किसको आम बात हो सकता है, ये बहुत गहराई से समझ लीजिए। अगर आपने कारण का निवारण कर लिया तो फिर बीमारी होगी ही नहीं। क्वालिटी ऑफ फूड, आज की तारीख में आपको यह चेक करना पड़ेगा कि जो भी भोजन आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। आप कहोगे सर हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो आप स्ट्रीट फूड खाते हो इसकी क्वालिटी क्या बहुत अच्छी है? क्या ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है? जी नहीं। आप जो ये टमाटो जमाटो क्या बोलते हैं, जोमेटो, आप जो ये जोमेटो से या स्विगी से रात के 11 बजे पिज्जा का ऑर्डर देते हो कोल्ड ड्रिंक के साथ में, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है? आप मुझे बताइए। आजकल लेविस लाइफ स्टाइल के चक्कर में वीकेंड्स आप लोग जिन अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले मनाते हो, और रेस्टोरेंट्स में जाके जो भी ऊटपटांग खाना आप खाते हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्या आप एश्योर हो? तो ये आम बात होगा क्यों? जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आज की तारीख में उपज को बढ़ाने के लिए जिस तरह के भी हम लोग हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स खेतों में डाल रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, हमारे फूड की क्वालिटी को दिन प्रतिदिन बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हम जहरीला खाना खा रहे हैं, जहरीला खाना खा रहे हैं। जितने भी तरह के फ्रूट्स, जितनी भी तरह की सब्जियां आप बाजार से लेके आते हो, आप खुद चेक करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि उसमें ऑर्गेनिक नहीं है वो सब्जियां। कहीं ना कहीं उसमें पेस्टिसाइड्स, कहीं ना कहीं उसमें हर्बिसाइड्स, कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ फूड धीरे 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 लगातार डैमेज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आम बात के हम शिकार हो रहे हैं। तो पहली चीज है क्वालिटी ऑफ फूड। आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरा कारण है क्वांटिटी ऑफ फूड। दूसरा कारण है क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड आधारित हो गई है आपके टेस्ट के आधार पे। अगर खाने का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप कहते हो आज ना छोड़ेंगे, है ना, आज ना छोड़ेंगे हम तुम्हें। हाँ, फिर
आपने जम के खाना है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर जहां आप 2 रोटी खा रहे थे वहां आप 6 रोटी खा लेते हो। अगर आपके अनुकूल टेस्ट मिल गया, आपके टेस्ट बर्ड सेटिस्फाइड होने लगे, या आपके घर में बच्चे हैं उनको जिस दिन उनको पनीर मिल जाता है, या जिस दिन उनको उनके टेस्ट की सब्जी मिल जाती है, उस दिन वो 2 रोटी की जगह कितने खा लेते हैं? 6 रोटी खा लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ फूड। लेकिन अगर टेस्ट नहीं मिलता है तो जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं खाते हैं। और ये सब एक के संग में नहीं है, ये सबके साथ में। तो पहला था हमारा क्वालिटी ऑफ फूड, दूसरा हमारा था क्वांटिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड। तीसरा हमारा रीजन क्या होता है? तीसरा हमारा रीजन है टाइमिंग ऑफ फूड। स्पेशली अगर यहां पर नेटवर्कर्स बैठे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। टाइमिंग ऑफ फूड, बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और उसी पर्टिकुलर समय पे बॉडी आपके अमाशय में एंजाइम सेक्रीट करती है, पाचक रस सेक्रीट करती है। वो पाचक रस आपके खाने को पचाने के काम आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी उस दिन मीटिंग लगी हुई है, आपका उस दिन प्रोग्राम लगा हुआ है, और आपके पेट में पाचक रस बन रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप स्टेज पे हो, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हो, आप होम मीटिंग कर रहे हो, तो उस समय तो खाना मिला नहीं आपको। उस समय तो खाना मिला नहीं आपको, तो पाचक रस निकले, और निकलने के बाद में वो पाचक रस खराब हो गए, क्योंकि आपने उनको जिस समय भूख लग रही थी उस समय आपने उनको भोजन दिया ही नहीं। अब आप मीटिंग से बाहर आ गए, अब आप ट्रेनिंग से बाहर आ गए, शाम को 4 बजे घर पहुंचते हो, 5 बजे घर पहुंचते हो, उस समय आपके पेट में कोई पाचक रस नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि 2 बजे खाना खाना था, मैंने आज 2 बजे खाना नहीं खाया है, चलो 5 बज गया, खाना लाओ, फटाफट खाना खा लेते हैं। टाइमिंग ऑफ फूड खराब है हमारी। हमारी टाइमिंग ऑफ फूड का हमें पता ही नहीं हमारी टाइमिंग ऑफ फूड है क्या। जिस दिन में ज्यादा काम पड़ जाता है उस दिन हम सुबह घर से जल्दी निकल जाते हैं, खाना खा के निकल जाते हैं, उस समय हमारे पेट में कोई पाचक रस होता ही नहीं है। लेकिन जब पाचक रस बन रहा होता है उस समय हम कहीं व्यस्त हो रहे होते हैं, तो उस समय हम खाना खाते नहीं है। तो बेसिकली आयुर्वेद क्या कहता है कि जब भूख लगनी चाहिए तब खाना खाना चाहिए। आयुर्वेद का बड़ा सिस्टम, बड़ा प्यारा सा सिस्टम है। आयुर्वेद हमेशा कहता है आपको भूख लग रही है आप खाना खाइए, आपको भूख नहीं लग रही है बिल्कुल खाना मत खाइए। क्योंकि आपकी भूख आपकी मिसेज नहीं बताएंगी कि चलिए टाइम हो गया खाना खाइए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिसेस के ऑर्डर के आधार पर हमारी भूख लगना शुरू होती है और बंद हो जाती है। मैडम ने कहा चलिए खाना लग गया, सब लोग खाना खाने बैठ जाइए। अरे, मैडम के कहने से थोड़ी भूख लगती है, भूख मेरे पेट में लग रही है, मेरे कहने से लग रही है। तो पंगा ये है कि आपका टाइमिंग ऑफ फूड गड़बड़ है। जब भूख लगे तब खाना खाना चाहिए, और जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद का नियम है। तो टाइमिंग ऑफ फूड हमारी बहुत बिगड़ी है। हमारी टाइमिंग ऑफ फूड क्या रहती है? स्थितियों और परिस्थितियों के आधार पर रहती है। हमारे डेली रूटीन के आधार पर हमारी टाइमिंग ऑफ फूड रहती है। और चौथा जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है, वहां पर आप सब फंसोगे, आप सब फंसोगे, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। फोर्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। आपको पता है जितनी भी तरह की ये स्किन डिसऑर्डर्स हैं, सोरियासिस है, एक्जिमा है, ल्यूकोडर्मा है, जितनी भी तरह की स्किन डिसऑर्डर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। जितने भी तरह के स्किन डिसऑर्डर्स हैं, इन स्किन डिसऑर्डर्स का कारण क्या है? कभी ये जानने का प्रयास किया आपने इन स्किन डिसऑर्डर्स का कारण क्या है? इन स्किन डिसऑर्डर्स का कारण है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार। आयुर्वेद बहुत अच्छे से इसमें बात करता है। विरुद्ध आहार, आप कहेंगे सर विरुद्ध आहार किसे कहते हैं? विरुद्ध आहार मतलब ऐसे आहार जो एक दूसरे के साथ में नहीं खाने चाहिए। आप कहोगे सर हम तो खाते ही नहीं है। आप में से मैक्सिमम लोगों से मैं बात करूंगा, और मैक्सिमम लोगों से अगर मैं पूछता हूं कि आप क्या विरुद्ध आहार लेते हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं सर, विरुद्ध आहार तो हमने बिल्कुल नहीं लिया, कभी नहीं लिया। लेकिन आप लोग विरुद्ध आहार लेते हो। कैसे लेते हो? सुनिए ध्यान से। सुबह उठने के बाद में चाय के संग में पराठे कौन कौन खाता है? चाय चपाती, अब मैंने चैट बॉक्स खोल दिया। चाय के संग में पराठे कौन कौन खाता है? चाय पराठा। अच्छा चलो, चाय के संग में पकौड़ियाँ कौन कौन खाता है? अच्छा चलो, चाय दाल मोठ कौन खाता है? चाय दाल मोठ तो खाते हो ना यार, सबके घर में। मैं भी किसी के घर में जाता हूँ जब होम मीटिंग करने के लिए, तो मुझे वो चाय, हाँ चाय टोस्ट। अच्छा ये बताओ, कभी दूध में तेल डाल के पिया है आपने?
आज तक कभी दूध में तेल डाल के पिया है? नहीं। कभी दूध में रिफाइंड डाला है? आज तक नहीं। चाय के संग में पराठे खाते हो, चाय में दूध है और पराठे में, आप समझदार हो। चाय पकौड़ी, अभी तो गर्मी चल रही है, अभी जैसे ही बरसात शुरू हो जाएगी वैसे ही क्या शुरू हो जाएगा, चाय पकौड़ी चाय पकौड़ी चाय पकौड़ी शुरू हो जाएंगी। रोज शाम को पानी बरस रहा है, रोज शाम को चाय के संग में गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। चाय में नमक डाल के कौन पीता है? दूध में नमक डाल के कौन पीता है? कोई नहीं पीता। लेकिन चाय के साथ में पकौड़ी खा रहे हो, चाय के साथ में नमकीन खा रहे हो, चाय के साथ में चपाती खा रहे हो नमक लगा के, चाय के साथ में पराठे खा रहे हो, ये विरुद्ध आहार है या नहीं है? बिल्कुल साहब विरुद्ध आहार है, बिल्कुल विरुद्ध आहार है। अच्छा जी, चलिए दूसरा बताएं। मिल्क शेक्स कौन कौन पीता है? मिल्क शेक सभी लोग पीते हैं, स्पेशली शादी बारातों में चले जाएं, फिर क्यों नहीं पियेंगे, पैसे दिए। शादी बारातों में सब लोग मिल्क शेक पीते हैं। दूध और फल दोनों चीजें विरुद्ध हैं दृष्टि मोटवानी जी। दूध और फल दोनों चीजें विरुद्ध हैं। दूध फल के साथ में नहीं खाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम चल गया है फ्रूट रायते का। बहुत बढ़िया फ्रूट रायता लगता है और ज्यादातर लोग फ्रूट रायता खाते हैं। दूध और फल एक साथ में खाना अलाउड नहीं है, लेकिन लोग स्मूदी बना बना के, मिल्क शेक बना बना के खूब बढ़िया प्यार से खाते हैं, खूब बढ़िया प्यार से खाते हैं। अभी आजकल एक वो खाना खजाना और पता नहीं क्या क्या से टीवी में प्रोग्राम चल गए हैं। और वो टीवी में जो प्रोग्राम चल गए हैं, वो प्रोग्राम क्या कहते हैं? वो कहते हैं नॉनवेज के साथ में दही। कभी दही को चिकन के साथ में बना देते हैं, कभी दही को मटन के साथ में कुछ बना देते हैं, कभी दही को गर्म कर देते हैं। ना ना, दूध के साथ में तो बिल्कुल नहीं। ये जो सोरियासिस है, ये जो ल्यूकोडर्मा है, ये जो दुनिया भर के प्रॉब्लम शुरू हुई हैं, इनके पीछे रीजन क्या है? दूध के साथ में किसी भी तरह का मांसाहार वर्जित है। दूध के संग में किसी भी प्रकार का हाँ जी, गलत है, गलत है। जो मुझसे सुन रहे हो वो गलत है। आयुर्वेद पढ़ के देखो तो मालूम पड़ेगा ना। पंगे क्यों हैं, इतने बीमार हमारे पूर्वज नहीं हुआ करते थे जितना आप आरओ का पानी पी के बीमार हो रहे हो। मिल्क आइटम के साथ में मना है मैडम। फिर कंफ्यूज, फिर मुझे आप ट्रेनिंग नहीं करने दोगे, फिर मैं आपके सवाल ही सवाल जवाब करता रहूंगा। ठीक है जी, चलिए। उसके अलावा सुन लीजिए आप, दूध के साथ में कटहल, कटहल की सब्जी अगर दूध के साथ, लोग कटहल की सब्जी खाते हैं फिर दूध पी लेते हैं, विरुद्ध आहार है। लोग शादी बारातों में जाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाने के बाद में आइसक्रीम खा लेते हैं, विरुद्ध आहार है। गरम पिज्जा के साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक, विरुद्ध आहार है। गरम समोसे के साथ में कोल्ड ड्रिंक, विरुद्ध आहार है। आप सोचो ना, आप जब शादी बारातों में जाते हो, आप आइसक्रीम के काउंटर से हटते हो, और आइसक्रीम के काउंटर से हटते ही आप जो है इमीडिएटली कॉफी के काउंटर पे पहुंच जाते हो। आप गोलगप्पे के काउंटर से हटते हो और इमीडिएटली दूध के काउंटर पे पहुंच जाते हो। ये सारा कुछ कितनी देर में होता है? आप शादी बारातों में जाते हो, कितनी देर रहते हो वहां पर? ऑलमोस्ट 1 घंटे। 1 घंटे में आप अपने पेट की ऐसी तैसी कर देते हो। कर देते हो चाहे नहीं कर देते हो, ईमानदारी से बताना। गोलगप्पे भी खाते हो, टिक्की चाट भी खाते हो, दूध भी पीते हो, कॉफी भी पीते हो, दही बड़े भी खा लेते हो उसी में, आइसक्रीम भी खा लेते हो। मतलब क्या क्या नहीं करते हो आप अपने पेट के साथ में। इतना अत्याचार तो अगर आपको जानकारी हो जाए तो आप नहीं करोगे, लेकिन फिर आपको लगेगा 251 रुपए दिए हैं, इतनी दूर से आए हैं, इतने दिनों से वेट कर रहे थे इस पार्टी का। वो 251 के चक्कर में आप अपने पेट पेट की बैंड बजा लेते हो। तो ये विरुद्ध आहार जो है, ये बहुत नुकसान करते हैं जी। और आगे बढ़े, ढोकले बहुत लोग खाते हैं, ढोकला। हम लोग ढोकला बहुत खाते हैं। ढोकला क्या है? फर्मेंटेड फूड है। इडली क्या है? फर्मेंटेड फूड है। बासी आहार नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद कहता है बासी आहार नहीं खाना चाहिए। आपसे मैं पूछूंगा आप बासी आहार खाते हो, आप कहोगे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो, हम तो बहुत हाई फाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं सर, हम बासी आहार कैसे खाते हैं? आपके घर में ब्रेड आती है, ताजी आती है, बासी आती है? आप कहोगे ताजी आती है। कैसे ताजी आती है? 3 घंटे के अंदर आहार बासी हो जाता है। आपने ब्रेड बनाई है घर में अपने? अभी कोई सज्जन बोल रहे थे सर मैं टोस्ट खाता हूँ, टोस्ट भी तो बासी हो गया। आपके घर में जो बिस्किट आता है, बिस्किट भी तो बासी है।
आपके घर में जो दाल मोट आती है, वो बेसन से दाल मोट कब बनाई गई थी? आपको पता है कितने दिन पहले बनाई गई थी वो बेसन से दाल मोट? बेसिकली आप कहोगे सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इनके बिना रहना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बीमार भी तो इसी वजह से हैं, हम अस्वस्थ भी तो इसी वजह से हैं। ठीक है जी साहब। तो हाँ, वही तो है, फिर खाए क्या आ रहे हैं। अब आपको मैं पुराने समय में लेके चलूंगा, कलयुग में लेके चलूंगा, कलयुग द्वापर त्रेता में लेके चलूं, तो फिर आपको वो खिलाऊं जो आप खाना चाहते हैं। एक तो ये रीजन है जो मैंने बताया आपको, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, ये गड़बड़ है। इसकी वजह से आम बनता है, पेट में खाना पचता नहीं है। और जो लोग भी शादी बारातों में अच्छे से वसूली करते हैं, उनको पता है कि सुबह खाना पचता कितना अच्छे से है। वो सुबह उनको मालूम पड़ जाता है, सुबह जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनको बता देता है उनकी बॉडी कि आपका खाना पचा है या नहीं पचा है, पहली बात। तो ये दूसरा कारण जो है वो क्या है? वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, और ये आप में सोचेगा ये हमारे लिए नहीं है, आपके लिए भी है साहब, आप ही के लिए है। तो पहला हो गया फूड के ऊपर, दूसरा हो गया फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, अब फिजिकल एक्टिविटी में क्या आ गया? आपने खाना खाया और खाना खाने के तुरंत बाद आप काम पे निकल गए, ये गलत है। खाना खाने के तुरंत बाद आप एक्सरसाइज करने निकल गए, ये गलत है। खाना खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट आपको रेस्ट करना है, उसके बाद आपको काम पे निकलना है। लेकिन इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है आपकी कि आपका बॉस आपको ढंग से लंच नहीं करने देता। वो जितनी देर आप लंच करते हो उतनी देर उसकी निगाहें आप पे रहती हैं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, और जैसे ही आपने खाना खाया तुरंत आप काम पे बैठ गए। ये आम ये आम पैदा करता है, आम यानी कि आपके शरीर में जहर पैदा करता है, विष पैदा करता है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी सही नहीं है तो भी समस्या पैदा करता है। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा इस पे। तीसरा कारण है तीसरा कारण है वेग धारण करना। वेग धारण, आप कहेंगे सर वेग धारण क्या होता है? वेग धारण का मतलब ये हो गया कि हम इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, इतना ज्यादा सोशली हम अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने लगे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड दिखाने लगे हैं हम कि अगर हम कहीं समाज में बैठे हैं और हमको जम्हाई आ रही है तो हम जम्हाई रोक लेते हैं। हमें लगता है कि शायद ये क्या कहते हैं, बैड मैनर्स। आजकल की मम्मियां सिखाती हैं बच्चों को बैड मैनर्स। अरे जम्हाई आ रही है तो जम्हाई आ रही है, शरीर की प्रक्रिया है, शरीर की नीड है, शरीर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मम्मी कहती है बैड मैनर्स, किसी के घर जाते हैं बेटा तो जम्हाई नहीं लेते, है ना? वो बैड मैनर्स में आ गए आपके। किसी को छींक आ रही है तो वो बेचारा, किसी को छींक आ रही है तो छींक वाला क्या कहता है? छींक वाला कहता है कि साहब छींकना मना है, तो रुमाल ऐसे रखता है, वो पता नहीं पिट्ट से कर देता है वो। और वो पिट्ट से कर देता है, वो छींक भी ढंग से छींकना भी अलाउड नहीं है उसको, बैनर्स के चक्कर में, सोशल एटिकेट्स के चक्कर में बेचारा वो ढंग से छींक भी नहीं पा रहा है। कई बार ऐसी सोशल स्थितियां आ जाती हैं कि आपको यूरिन लगा है, टॉयलेट लगा है, आप टॉयलेट करने नहीं जा रहे हैं। कई बार आपको मोशन के लिए जाना है, फ्रेश होने के लिए जाना है, आपको पेट आपका कह रहा है कि नहीं टॉक्सिन्स अंदर है, इनको बाहर निकालिए, लेकिन आप ऐसी स्थिति परिस्थिति में हैं कि आपने वेग धारण कर रखा है। इस तरह के 17 वेग हैं, 17 तरह के वेग हैं। जम्हाई है, छींक है, खांसी है, यूरिन के लिए है, टॉयलेट के लिए है। इस तरह के 17 तरह के वेग हैं और उनको हम जाने अनजाने रोक लेते हैं। जब हम इस तरह से जाने अनजाने इस तरह के वेगों को रोक लेते हैं तो अगेन ये फिर हमें आम दोष पैदा करता है, हमारे शरीर में आम पैदा कर देता है। ठीक है जी। चलिए, आइए बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। अगर आम दोष बन गया है, आमवात हो गया है, तो इसके लक्षण क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सिम्टम्स क्या होंगे इसके? सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस और आमवात। सिम्टम्स क्या है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सिम्टम है थकान, नंबर 1। सबसे पहला सिम्टम है थकान।
थकान बहुत लगेगी, आप पूरी रात सोए हैं लेकिन सो के उठने के बाद में आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आपको फिर भी थकान महसूस होती रहेगी, आपको मन करेगा बस डले रहो, इसी बिस्तर पे डले रहो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपके शरीर में उत्साह नहीं रहता, किसी भी काम को करने के लिए कोई भी एक्साइटमेंट आपके अंदर आता ही नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है बहुत सिंपल सा, कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो गए हैं, आम रस आपकी बॉडी में एक्युमुलेट हो गया है, फटीग रहेगा आपको। उसके बाद में हैवीनेस, सॉरी, हैवीनेस रहेगी आपकी बॉडी में, हैवीनेस इन योर बॉडी। आपका शरीर भारी भारी लगेगा, एकदम हल्कापन शरीर में नहीं रहेगा, शरीर में भारीपन बहुत रहेगा, ऐसा लगेगा कोई कोई लदा हुआ बैठा हुआ है, कोई हमारे शरीर में बैठा हुआ है। आपको चेस्ट में भारीपन महसूस होगा, आपको सांस लेने में भारीपन महसूस होगा, पूरा शरीर भारी भारी बोझिल सा शरीर लगेगा आपको, हैवीनेस इन योर बॉडी। तीसरा क्या रहेगा? समझ में ही नहीं आ रहा दर्द हो कहां रहा है, लेकिन हो पूरे शरीर में रहा है, होल बॉडी पेन, पूरे शरीर में दर्द रहेगा क्योंकि टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो गए हैं बॉडी में। होल बॉडी पेन, पूरी बॉडी में पेन रहेगा, पूरी बॉडी में दर्द रहेगा आपको। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी आपको, खाना खाने का मन नहीं करेगा आपका, खाना खाने का मन नहीं करेगा आपको, भूख नहीं लगेगी आपको। प्यास बहुत लगेगी, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत लगेगी, एक्सेसिव थ्रस्ट, प्यास बहुत लगेगी, मुंह बहुत सूखेगा आपका। किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा, आलस जिसे बोलते हैं, लेजीनेस, है ना, लेजी हो जाएंगे आप, लेजीनेस, आलस बहुत रहेगा, आलसी हो जाता है व्यक्ति। इंडाइजेशन, खाना पचेगा नहीं, जैसा खाना खाया है वैसा का वैसा ही खाना रख के रहेगा, पेट में भारीपन महसूस होता रहेगा, पेट फूलता रहेगा, लगता है खिसक ही नहीं रहा नीचे, खट्टी डकारें आएंगी, जलन सी होगी, इंडाइजेशन बहुत ज्यादा रहेगा आपको, इंडाइजेशन रहेगा बॉडी में। और इसके साथ साथ में एक और लक्षण रहेगा जिसे बोलते हैं फीवरिश बॉडी, शरीर में बुखार सा बना रहेगा, शरीर गरम गरम सा लगता रहेगा, लगा लगा जैसे शरीर जो है जल सा रहा है। बुखार चेक करेंगे वो 98 99 100, ये बहुत सारी फीमेल्स का है ये मामला, ये बहुत सारी फीमेल्स का मामला है। वजन लगातार कम होता जाएगा, वेट लॉस। ये मैंने आपको बताए हैं इनिशियल सिम्टम्स, शुरुआती लक्षण अगर इस तरह के आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आम बात के लक्षण हैं, आम दोष के लक्षण हैं। कहीं ना कहीं बॉडी में टॉक्सिसिटी है जो आपकी आंतें साफ नहीं कर पा रही, आपको लग रहा है आपका पेट साफ हो रहा है, लेकिन अभी भी आपकी आंतों में जमा हुआ कचरा है, जो कचरा आपको आपको परेशान कर रहा है, जो टॉक्सिन्स आपको परेशान कर रहे हैं। ये मैंने बताया नॉर्मल सिम्टम्स। अब इसके साथ साथ में आते हैं टिपिकल सिस्टम, जब आपको समय हो जाता है तो क्या होता है। अब मैं बात करूंगा टिपिकल सिम्टम्स की। टिपिकल सिम्टम्स, टिपिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई इंटेंसिटी पेन, हाई इंटेंसिटी पेन इन जॉइंट्स, जोड़ों में बहुत तेज दर्द होना,
जिन लोगों के जोड़ों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो चाहे आपके बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स हों या फिर आपके बॉडी के लार्ज जॉइंट्स हों, ऐसे लोगों को अपना आरए फैक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर जरूर चेक कराना चाहिए। देखिए कहीं वो पॉजिटिव तो नहीं है। इसके अलावा दूसरा लक्षण रहेगा स्वेलिंग। यहां पर इन जॉइंट्स में स्वेलिंग मिलेगी आपको, सूजन मिलेगी आपको। तीसरा, रेडनेस, लाल हो जाएंगे ये जॉइंट्स आपको लाल दिखेंगे, रेड होंगे ये जॉइंट्स आपके, इनमें लालिमा आना शुरू हो जाएगी। चौथा, वार्म, आप जब इनको छुएंगे तो ये गर्म लगेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी को है तो जॉइंट्स गर्म नहीं लगेंगे, लेकिन अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आप उस जोड़ को टच करेंगे तो वहां पर गर्माहट महसूस होगी आपको, हल्का सा वो गर्म लगेंगे और हल्का सा लालिमा होगी, स्वेलिंग होगी, और जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होगा, जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ साथ में बड़ी यूनिक सी चीज है, शिफ्टिंग पेन होता है ये। आज आपको इस कोहनी में हो रहा है, कल दूसरे कंधे में हो जाएगा, परसों कंधे में होगा, तीसरे दिन घुटने में हो जाएगा, तीसरे दिन घुटने में होगा, चौथे दिन को आपके एंकल्स में हो जाए। ये पेन आपका शिफ्ट होता रहेगा, कोई जरूरी नहीं एक ही ज्वाइंट पकड़ेगा, बॉडी के कई सारे ज्वाइंट्स पकड़ेगा, और पेन शिफ्ट होता रहेगा बार बार। पेन शिफ्ट होता रहता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे कैसे मालूम पड़ेगा? इनिशियली क्या होगा, शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में सबसे पहला लक्षण जो आएगा वो आएगा स्टिफनेस, जिसको हम बोलते हैं जकड़न। इस स्टिफनेस, सुबह उठने के बाद में रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट कभी भी अच्छे मन से नहीं उठता। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट हमेशा बहुत थकान से, बहुत लेथार्जीनेस के साथ में डला रहता है बिस्तर पे, उसका उठने का मन नहीं करता, जबरदस्ती उसको उठना पड़ता है, और फिर उसको स्मॉल जॉइंट्स, छोटे जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, स्पेशली मैं बात करूं ये उंगलियों में, ये स्मॉल जॉइंट्स में उसको बहुत पेन होता है। फिर वो कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, फिर वो जब बिस्तर से उठता है तो उसकी एड़ी में बहुत दर्द होता है, फिर उसकी एड़ी में बहुत दर्द होता है, फिर वो 2 4 10 कदम लंगड़ा लंगड़ा के चलता है, वॉशरूम वो लंगड़ा लंगड़ा के जाता है। उसके बाद में 10 15 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे जब उसको हो जाते हैं, थोड़ा सा बॉडी हीट हो जाती है, थोड़ा सा सूर्य की रोशनी लगनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे उसको आराम मिलना शुरू होता है। ये स्टार्टिंग सिग्नल्स है। मॉर्निंग स्टिफनेस जो है वो ये बता रही है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी आ गई है, आपकी बॉडी में आम का संचय हो गया है, ज्वाइंट्स के बीच में आम का संचय हो गया है। फिर अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, अगर आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं किया, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को नहीं निकाला, तो ये धीरे धीरे ज्वाइंट्स क्या करते हैं, ज्वाइंट्स डिफॉर्मिटी आ जाती है। फिर आपने अक्सर देखा होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके ज्वाइंट्स टेढ़े हो जाते हैं, उनकी उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। और कई बार तो मैं खुद देख रहा हूं, मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस ठीक है, कर्टन्स पे बिजी हैं, क्रॉकरी में बिजी हैं, साड़ी में बिजी हैं, गाड़ी में बिजी हैं, बच्चों की पढ़ाई में बिजी हैं, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, होने दीजिए। उंगलियां टेढ़ी, मैं खुद देखता हूं, मैं पेशेंट्स देखता हूं, मुझे लगता है उंगलियां टेढ़ी हो रही, वो फिर मुझसे कहते हैं डॉक्टर साहब धीरे धीरे देखो ये उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं क्या, मुझसे पूछती हैं। मैंने कहा आपको नहीं लग रहा आपकी उंगलियां खुद की हैं? नहीं हमको तो लग रहा है। फिर आपने क्या किया? नहीं कुछ नहीं किया, हम बस ऐसे ही। ये फिर जब डिफॉर्म हो जाती हैं उंगलियां, फिर मैं बता दूं आपको, दुनिया में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, चाहे कोई भी डॉक्टर कहे, कोई भी कोई कहे, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो आपकी डिफॉर्म उंगलियां आपको वापस दिला सके। डिफॉर्मिटी एक बार आ गई फिर कोई उंगलियां सीधी नहीं कर पाएगा। फिर जो ट्रीटमेंट होगा बस वो आगे बढ़ने नहीं देंगे हम उसको, बाकी उसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो आयुर्वेद वाले हों और चाहे वो कोई भी हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी पैथी हो, वो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, डे टू डे जो लाइफ आपकी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डेली रूटीन के काम आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं, डेली रूटीन के काम आप नहीं कर पाते रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। दर्द की मैं बात करूं तो जो बिच्छू काटने का दर्द होता है, भगवान ना करे किसी को ऐसा एहसास हुआ हो, लेकिन अगर किसी को भी एहसास हुआ हो बिच्छू के काटने जैसा दर्द, डंक जैसे मरता है, वो जो डंक का दर्द होता है वो दर्द है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दर्द। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दर्द वो दर्द है। ठीक है जी साहब, चलिए
मेरा उद्देश्य आपको डरवाने का नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ सचेत करने का है कि अपनी जीवन शैली में सुधार कर लीजिए, अपने खान पान में सुधार कर लीजिए। आपके बच्चे अगर नहीं मान रहे हैं पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की वजह से, आपके बच्चे अगर चाउमीन बर्गर को नहीं छोड़ पा रहे हैं, हॉट डॉग पाव भाजी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उनको बताइए कि इसके आगे जाके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, इसका असर आगे चल के क्या होने वाला है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब है तो अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है जी। चलिए, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, आइए बात करते हैं। ट्रीटमेंट में दो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। ट्रीटमेंट में हमें दो चीजें ध्यान रखनी होंगी। ट्रीटमेंट में हमें दो चीजें ध्यान रखनी होगी। हमें क्या करना होगा, हमें यहां पर अपनी अग्नि को ठीक करना होगा। अग्नि को करेक्ट करना है। अग्नि यानी कि अपनी जठराग्नि को करेक्ट करना है। जठराग्नि अगर करेक्ट हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और दूसरा क्या है, जो वात है, वात को कंट्रोल करना है, वात को सही करना है, वात को भी ठीक करना है। ये दो काम हमें करने होते हैं। यानी कि हमारी अग्नि अगर सही हो जाए तो सारा का सारा खाना पच जाएगा। जब सारा का सारा खाना पच जाएगा तो खाना सड़ेगा ही नहीं। जब खाना सड़ेगा ही नहीं तो आम बनेगा नहीं, आम बनेगा नहीं तो बॉडी में जाएगा क्या। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी अग्नि को ठीक करना है। आप कहोगे रणवीर सर हमारी अग्नि ठीक तो है। नहीं है अग्नि ठीक आपकी। मैं बताता हूं अग्नि क्या होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपके घर में सोच लीजिए, समझिए ध्यान से, अच्छे दिमाग से। आपको मैंने दाल दे दी, चावल दे दिए, भगोना दे दिया, नमक दे दिया, और मैंने आपको जो भी मसाले पड़ते हैं वो सब कुछ मैंने दे दिए आपको। और मैंने कहा मुझे खिचड़ी खानी है, सुमन जी बना दीजिए खिचड़ी मेरे लिए। आपने कहा ठीक है सर बना देते हैं। और फिर मैंने आपको ये सारा कुछ देने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने आपको एक मोमबत्ती दे दी और मैंने कहा बेटा ये मोमबत्ती है, लीजिए, मैंने आपको आग की व्यवस्था भी कर दी। अब मोमबत्ती की अग्नि में आपको मेरे को खिचड़ी पका के देनी है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है पद्मजा जी? यही स्थिति हो रही है। हमारी अग्नि बहुत बिगड़ गई है। हम खाना तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी अग्नि इतनी धीमी हो गई है, इतनी मंद हो गई है कि उसकी वजह से खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना सड़ेगा, सड़ेगा तो फिर आम बनेगा और फिर वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वो अग्नि को ठीक करना है। आयुर्वेद में एक लाइन अगर किसी को समझ में आ जाए, एक लाइन, रोगे सर्वापि मंदाग्नि भयो, यानी कि समस्त रोगों की एक जड़ है, मात्र एक जड़ है, आपके रोग, आपकी अग्नि का मंद होना। अग्नि मंद अगर है तो हम आप चाहे हार्ट की डिजीज हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो लीवर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम हो, सबकी एक ही जड़ है, रोगे सर्वापि मंदाग्नि भयो। खाते रहो कैल्शियम, आप खाते रहो D3, खाते रहो बी कॉम्प्लेक्स, खाते रहो मल्टीविटामिन, खाते रहो krill ऑयल। अगर पेट की अग्नि ठीक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। अब इसके लिए किसी ने पूछा था सर फिर खाएं क्या? नॉर्मल खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, घर में जो खाना बनता है उस खाने को खाइए। किसने मना किया है आप? घर में जो खाना बनता है, आप करेला खाइए, आप परवल खाइए, अगर आपको मान लो प्रॉब्लम है, करेला खाइए, परवल खाइए, सात्विक सात्विक खाना खाइए, घर का बना हुआ आहार खाइए। किसी पंडित ने बताया? अरे पंडित तो छोड़ो, डॉक्टर ने बताया किसी ने? नहीं, पिज्जा खाओ, खाए बिना नहीं रह पाओगे। किसी डॉक्टर ने बताया है कि नहीं ब्रेड पकौड़े ही खाओ? किसी डॉक्टर ने बताया है कि नहीं साहब आपको पाव भाजी खानी जरूरी है? किसी डॉक्टर ने बताया है कि नहीं साहब आपको 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 हॉट डॉग खाना जरूरी है? किसी डॉक्टर ने बताया है कि नहीं कोल्ड ड्रिंक बिना पिए आपका काम नहीं चलेगा? कोल्ड ड्रिंक कौन सा धनवंतरी अमृत अमृत कलश में लेके निकले थे? साधारण खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, माँ के, पत्नी के, बहन के हाथ का बना हुआ खाना खाइए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी साहब। चलिए, इसमें एक, अगर मान लीजिए जो नॉर्मल है उनके लिए मैं यही कहूंगा, घर का खाना खाइए, सात्विक आहार की लीजिए, बासी खाना मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए, आप बच जाएंगे। ठीक है। जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको एक चीज मैं बोलूंगा, 60 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग।
यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा। 16 घंटे की फास्टिंग कर लीजिए। लंघन चिकित्सा बोलते हैं। मुझे मालूम है आप मेरी मानोगे नहीं, इसलिए मैंने 16 आवर इंटरमीडिएंट फास्टिंग लिखा है। मानते मेरी तो मैं कहता 3 दिन लंघन कर लीजिए। आयुर्वेद तो कहता है कि 1 महीने का लंघन बताया है उसने, आयुर्वेद ने 30 दिनों का लंघन। पहले गुनगुने पानी पे, फिर उसके बाद में फिर नारियल पानी पे, फिर धीरे धीरे और, फिर धीरे धीरे और। 1 महीने का लंघन बताया है, लेकिन आप उतना करोगे नहीं, तो आप इतना ही कर लो, बस 16 आवर इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर लो। आपको ज्वाइंट्स में बहुत पेन हो रहा है, आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको दर्द बहुत रहता है, आपका बॉडी आलस से भरा हुआ है, आपको फीवरिश महसूस होती है बॉडी, 16 घंटे आप कुछ नहीं खाएंगे। 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो नारियल पानी ले सकते हैं। बाकी का जो 8 ओवर की ब्रैकेट है, उसमें आपको जो भी घर का बना हुआ खाना है वो खाइए। इसका मतलब ये नहीं कि 8 ओवर की आपको मैंने ब्रैकेट दे दिया तो उस ब्रैकेट में जो मर्जी वो खा लीजिए ना। 16 ओवर जो है, आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर लीजिए, ये पहला उपाय है। दूसरा, जिनको र्यूमाटाइड अर्थराइटिस है, जिनका आरए फैक्टर पॉजिटिव है, उनके लिए बता दूं मैं आपको। दूसरी चीज क्या है? पहली चीज 16 ओवर इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर लीजिए आप। दूसरी चीज है उनके लिए स्वेदन चिकित्सा। स्वेदन चिकित्सा, ये क्या है? इसका मतलब है कि जहां जहां जोड़ों में आपको दर्द हो रहा है, स्मॉल जॉइंट्स हो चाहे लार्ज जॉइंट्स हो, वहां पर आपको तेल की मालिश नहीं करनी है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में तेल की मालिश रामबाण है, लेकिन र्यूमाटाइड अर्थराइटिस में तेल की मालिश आपको नहीं करनी है। तेल की मालिश नहीं करनी है, आपको सूखी सिकाई करनी है, ड्राई। आपको सूखी सिकाई करनी है। सूखी सिकाई मतलब क्या हो गया? आपने कढ़ाई में बालू गर्म कर ली, उसकी पोटली बना ली, उस पोटली से आपने सिकाई कर ली। आपने घर में प्रेस रखा हुआ है, जो आयरन होता है घर में, उस आयरन पे कपड़ा गर्म कर करके आपने ज्वाइंट्स पे उस पर सिकाई करनी शुरू कर दी। सूखी सिकाई करनी है। ध्यान दीजिएगा, र्यूमाटाइड अर्थराइटिस डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया आपको। स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होगा दर्द, वेरिएशन का दर्द रहेगा, वेट धीरे धीरे कम होगा, फीवरिश बॉडी बनी रहेगी, डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, और पेन, बहुत सीवियर पेन होगा। हल्का सा टेढ़ापन सा अगर ज्वाइंट्स लेने लगे तो ये र्यूमाटाइड अर्थराइटिस है। र्यूमाटाइड अर्थराइटिस में सूखी सिकाई करी जाती है, गीली सिकाई नहीं करनी है। तो आपको स्वेदन चिकित्सा करनी है, वो भी सूखी सिकाई, तेल नहीं लगाना है। ठीक है। तीसरा, हम लोग आयुर्वेद की भाषा में एक चीज और बोलते हैं, दीपन पाचन चिकित्सा। दीपन पाचन चिकित्सा आयुर्वेद की भाषा में बोला जाता है दीपन पाचन चिकित्सा। नंबर 3, दीपन पाचन चिकित्सा। इसमें क्या करेंगे हम? अग्नि को दीपन करना है और आम का पाचन करना है, यानी कि अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि को बढ़ाना है और आम को क्या करना है? आम का पाचन करना है, यानी कि जो टॉक्सिन्स है उनको पचा के शरीर से बाहर निकाल देना है और आम को बढ़ाना है। अब ये कहेंगे सर कैसे बढ़ेगी अग्नि? अग्नि कैसे बढ़ेगी, अब इसका बताओ। ठीक है जी साहब, चलो फिर आप लोग नोट करो। दीपन पाचन चिकित्सा, अग्नि बढ़ाने के लिए ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों का खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको प्रॉपर तरीके से भूख नहीं लगती है, जिनका खाना खाने के बाद पेट भारी बना रहता है, जिनको खट्टी खट्टी डकारें आया करती हैं, जिनके गले में जलन बहुत ज्यादा हुआ करती है, जिनका बहुत अच्छे से डाइजेशन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना है? सुनिए ध्यान से, नोट कर लीजिएगा। 2 चुटकी लेने हैं सोंठ। सोंठ जानते हैं आप? ड्राई जिंजर। 2 चुटकी आपको लेनी है सोंठ, और 2 चुटकी लेनी है आपको हरण। 2 चुटकी सोंठ, 2 चुटकी हरण, और इसके साथ साथ में आपको लेना है थोड़ा सा काला नमक। थोड़ा सा काला नमक, ये आपको खाने से आधे घंटे पहले खाना है। ये क्या करेगा? ये आपकी अग्नि को बढ़ाएगा।
जैसे कि मैंने कहा ना, घी डालते हैं आग में तो आग बढ़ती है, उसी तरह से ये आपकी जठराग्नि, आपके पेट की अग्नि को बढ़ाने का काम करेगा। सोठ, हरण और काला नमक। ठीक है जी साहब, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोंठ और घी ले लीजिए, 1 चम्मच घी ले लीजिए, उसमें 2 चुटकी सोंठ डाल लीजिए, खाने से आधे घंटे पहले खा लीजिए। और बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं मैं घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। गाय का घी ले लीजिएगा, गाय के घी से आप मोटे नहीं होंगे। 1 चम्मच घी में 2 चुटकी सौंठ डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये आपकी अग्नि को प्रज्वलित करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा। अगर ऊपर वाला प्रयोग करते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो सूंठ और घी ले लीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। आपको कुछ 19-20 पंगा दिखाई पड़ रहा है, समस्या दिखाई पड़ रही है, तो एक काम और कर लीजिए। एक चूर्ण आता है आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं त्रिकटु, TRIKATU, त्रिकटु। त्रिकटु चूर्ण, सोंठ, काली मिर्च और पिपली से बनता है ये चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण जो है, आप ये त्रिकटु चूर्ण मंगवा लीजिए किसी अच्छी कंपनी का, वैद्यनाथ का मंगवा लीजिए या डाबर का मंगवा लीजिए या ऊंझा का मंगवा लीजिए। ये त्रिकटु चूर्ण आप जो है तकरीबन तकरीबन आधा चम्मच आप खाने से आधे घंटे पहले ले लीजिए। आपकी अग्नि अच्छी हो जाएगी, अग्नि अच्छी हो जाएगी, खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। एक और चूर्ण का नाम सुना होगा, अगर गैस बहुत बनती है, पेट फूला करता है, एक और चूर्ण आता है त्रिकटु के अलावा, हिंगवाष्टक, नाम सुना है ना, हिंगवाष्टक। हिंगवाष्टक, हाँ, बचपन की बातें बहुत याद आ रही हैं, बचपन की बातों पे टिके होते तो काहे को बीमार पड़ते। हमारे जितने सीनियर लोग थे सब यही पढ़ा गए सब। हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत बढ़िया होता है, इसके अंदर त्रिकटु भी होता है, इसके अंदर जीरा भी होता है, अजवाइन भी होती है, बहुत बढ़िया होता है ये। हिंगवाष्टक चूर्ण खाने के पहले कौर के साथ में करीबन आधा चम्मच से थोड़ा कम, 1 पाव चम्मच मतलब 1/4 चम्मच ले लीजिए, खाने के पहले कौर के साथ में ले लीजिए। खाना खाने के बाद जो ये डकारे मारते रहते हो ना, पेट भारी सहलाया करते हो पेट, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जो आई हैं कम हो जाएंगी थोड़ी सी। पूरा मध्य प्रदेश एकदम बिल्कुल टाइट बना रहता है एकदम। पहले सब 29 की 29 है, मैं देखता रहता हूँ लोगों की मध्य प्रदेश में 29 की 29 है। तो मध्य प्रदेश को जो है थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हिंगवाष्टक चूर्ण को एक 1/4 चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण खाने के पहले कौर के साथ में, पहली रोटी के पहले गस्से के साथ में खा लीजिए। बहुत अच्छा डाइजेशन रहेगा, ये अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहा हूं मैं आपको, ये अग्नि को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। एक और उपाय है, कैस्टर ऑयल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अरंड का तेल। जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम रहती है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको कैस्टर ऑयल, अगर पेट साफ नहीं हो रहा है, आप बहुत परेशान हो, आप सब कुछ करके देख चुके हो, पेट साफ ही नहीं हो रहा, आप रात में गुनगुने गुनगुने पानी में, आधा कप गुनगुने पानी में 1 से 2 चम्मच एरंड का तेल पी जाइए, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, देखिए सारी समस्या की जड़ आपकी मंदाग्नि है। मंदाग्नि अगर आपने कवर कर ली तो आप मान लीजिए आप बीमारी नहीं रहोगे, लेकिन अगर इतना सारे लोग जान जाएंगे तो मेडिकल इंडस्ट्री खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मेडिकल इंडस्ट्री, सारे के सारे लोग जान जाएंगे, लेकिन आप लोग जानिए, विश्वास मानिए, अगर अगर आपने अपनी पेट की अग्नि को जो सही कर लिया, अगर मंदाग्नि पे आपने विजय प्राप्त कर ली, तो आपको किसी दवाई की कोई जरूरत नहीं, आपका भोजन ही पर्याप्त है। कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। फिर भी किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो क्या करो, 1 चम्मच घी 1 गिलास दूध में डाल के ले, गर्म दूध में, 1 कप दूध में 1 चम्मच घी डाल के ले लो, सुबह पेट बड़ा अच्छा साफ हो जाता है। बेसिकली जो आपकी आंतों में रूखापन आ गया है, जो आपकी आंखें आंतें ड्राई हो गई हैं वात के प्रकोपित होने की वजह से, वात का गुण क्या है, वात सुखा देता है चीजों को, तो वात अगर बढ़ेगा बॉडी में तो क्या करेगा, आपकी आंतों को सुखा दिया। अब आपकी आंतों को सुखाने की वजह से क्या हो रहा है, मल खिसक ही नहीं रहा है, तो मल क्या हो गया, क्रूर हो गया है, वो बहुत बहुत टाइट हो गया है एकदम, गुट्टक गुट्टक सी मल गिर रहा है, जैसे वो कहते हैं बकरी की लेड़ी, बकरी की लेड़ी की तरह मल गिरता है। ऐसे में क्या करोगे, आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हो, आप आप घी यूज कर सकते हो दूध के साथ में, वो बहुत बढ़िया काम करेगा, वो बहुत बढ़िया काम कर सकता है। हाँ जी, ठीक है जी साहब, चलिए ये हो गया। अब बोले साहब ये भी चलो ठीक है, अब ये कर लिया, अब क्या करना है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मोदी केयर में क्या कुछ है हमारे पास में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, या क्या
कुछ उन लोगों के लिए कुछ है जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आइए बात करते हैं उनके लिए भी कुछ ना है। मोदी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स अगर आप अपनी डाइट पे शामिल करते हैं इतना सब कुछ करने के बाद, तो फिर देखिए आप क्या होगा। ये मुझसे बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट आ रही थी सर, अ, इसको कर दीजिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए सजेस्टेड सप्लीमेंट्स। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या होंगे, सुनिए ध्यान से। आपकी आंतों को साफ करने के लिए हमारे पास में दो प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं। एक तो है एलोवेरा प्लस, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 20 ml बीडी बाई इन ए डे। और इसके साथ में आपको लेना होगा सुबह सुबह खाली पेट डिटॉक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। एलोवेरा प्लस 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, प्लस डिटॉक्स, प्लस गिलोय। गिलोय बहुत बढ़िया काम करता है, रामबाण की तरह काम करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। क्यों काम करता है बता देता हूं आपको। बेसिकली इसको माना जाता है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शरीर ही आपको खाना शुरू कर देता है। आपके शरीर की जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, वो आपके सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, आपके स्वस्थ सेलों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर यूज करने होंगे। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर में गिलोय बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको क्या करना होगा, एलोवेरा प्लस 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, डिटॉक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को, और गिलोय की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को। ये आपको सुबह खाली पेट लेना है। सुबह आप ले लीजिए खाली पेट, और शाम को आसपास आप 6 बजे आसपास ले लीजिए। 6 बजे ले लीजिए, उसमें पेट खाली होता है, ये आपको लेना है। दूसरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट क्या करना है आपको, अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको लेना है, अश्वगंधा 1 बीडी, एक सुबह एक शाम, ये खाने के बाद लेना है आपको, या ब्रेकफास्ट के बाद लेना है। अश्वगंधा एक सुबह एक शाम। पेन कंट्रोल करने के लिए, सूजन को कंट्रोल करने के लिए क्या है हमारे पास में, टर्मरिक 1 बीडी, एक सुबह एक शाम। ये आपको लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट। एंड तीसरा, क्रिल ऑयल कैप्सूल। क्रिल ऑयल कैप्सूल, और इसके साथ में शिलाजीत, एक टैबलेट, ये रात में एट नाइट, ये रात में लेना है। अगर आप ये लेते हो, डाइजेशन अपना अच्छा रखते हो, क्वालिटी क्वांटिटी टाइमिंग और कॉम्बिनेशन अच्छा रखते हो, थोड़ा सा पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हो, सोने और जगने का ध्यान रखते हो, रात्रि चर मत बनिए। रात में बहुत देर तक जागना अच्छा नहीं है। आंखें बंद करने से नींद नहीं आती, इंटरनेट बंद करने से नींद आती है। तो रात में सोने का समय निर्धारित करिए, सुबह उठने का समय निर्धारित करिए। प्रयास करिए उठने के 3 घंटे के अंदर। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, वैसे मैं इसका सेशन अलग लूंगा, ये नोट कर लीजिए। आप कहेंगे सर इतनी सारी चीजें क्यों बता दी, इतनी सारी चीजें इसलिए बताई हैं मैंने, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसको जड़ से खत्म करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत टफ आपको प्रयास करना पड़ता है। तो इतनी चीजें भी लेने के बाद अगर आप ठीक होते हैं तो निश्चित रूप से भगवान को थैंक यू बोलिएगा। ठीक है जी। सुबह उठने के बाद में, आप में से कितने लोग ऐसे हैं सुबह उठने के बाद में गुनगुना पानी बहुत आराम से पीते हैं, सुकून से पीते हैं। चलो अब फिर चैट बॉक्स खोलते हैं। चैट बॉक्स में इसलिए बंद कर देते हैं, बहुत सारी बातें आप लोग पूछ करने लगते हो। सुबह उठने के बाद में गुनगुना पानी कितने लोग पीते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी शाबाश, गुड। सुबह उठने के बाद में गुनगुना पानी आप सब लोग बहुत अच्छे से पीते हो, बहुत बहुत बधाई नहीं हो, गलत कर रहे हो।
क्योंकि आयुर्वेद की किसी भी किताब में ऊषा पान के विषय में नहीं कहा गया है। आयुर्वेद ये कहता है जब भूख लगे तब खा लो, जब नींद लगे तो सो जाओ। आयुर्वेद ये कहता है कि सुबह उठने के बाद में आप जब कुछ मूवमेंट करते हैं, जब कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जब कुछ काम करते हैं, आपका गला सूखता है, आपको प्यास लगती है, तब पानी पीजिए। अच्छा, सोते सोते बिना प्यास के एसी में सो के कहाँ प्यास लगती है सुबह सुबह इतनी जल्दी? और गटागट गटागट 3 4 गिलास, 3 लीटर, दो। कुछ लोग बड़े कलाकार, हाँ देखो मैडम ने कहा 3 गिलास पानी पीते हैं। मैडम गलत बात है ये। अपने शरीर को हम लोग खुद ही जाने अनजाने डैमेज कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से यूट्यूब पे आके कोई ना कोई कुछ बोल देता है, गर्म पानी पी लिया करो। हमने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया। किसी ने कह दिया शहद ले लिया करो गर्म पानी में, शहद हमने लेना शुरू कर दिया। और ज्यादातर बीमार भी यही लोग हैं जो जो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो सुबह उठ के बाहर गर्म पानी भी पी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ज्यादातर बीमार भी यही हैं। आप चेक कर लेना चाहें, आप चेक कर लेना जितने लोग पानी नहीं पीते सुबह उठ के, वो चकाचक है। सुबह उठ के गर्म पानी का कोई नियम नहीं है। सुबह उठ के गर्म पानी पीने का कोई नियम आयुर्वेद नहीं बताता। आयुर्वेद कहता है पहले एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा आपका गला सूखेगा, तब प्यास। हाँ, उसका पीजिए, मटके का पानी पी लीजिए मैम, मटके का पानी पीजिए, नॉर्मल पानी पी लीजिए, लेकिन प्यास लगे तब पीजिए। प्यास लगे तब पीजिए, प्यास लगे तब पीजिए। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज आपने फिर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नई जानकारी मिली होगी आपको। थैंक यू सो वेरी मच।